सभापति महोदय, एमएसपी पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूँ, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़ और 14-24 के बीच बढ़ के हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 और 14 में 1,900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूँगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज़्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज़्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां ज़रूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री जोस के मनी। Sir, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947, shows the importance. So for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import bound duty or the import duty of natural rubber is 25%. So if that natural rubber is been listed in the agriculture as an agricultural product, the bound duty can be increased to 113% for the agricultural product, average of more than 40%. That will curtail the import of natural rubber. Not only that, the task force of the rubber constitutive committee of the central government have recommended that this should be listed in the agriculture product and also should be under the MSP also. So my question to the, and in fact the jute and cotton, it was a commercial product, it has been converted into agriculture product also. So my question to the minister is whether you have any plan to list this natural rubber as an agriculture product. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं
कि रबर उत्पादक किसानों की समस्या पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री वाइको। Honorable Mr. Chairman, sir, in this country, the worst affected lot, farmers' lot, that is the fact. I come from a village, from a farmer's family. All the villages, urban areas, agriculturists are the worst affected. Before the election in 2014, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, thundered in every meeting, wherever he goes, that the farmers' income will be doubled within a year when we come to power. But nothing happened. And Mr. M.S. Swaminathan committee recommended that C2 plus 50. C2 is cost of production and plus 50% of the total income will be delivered to the farmers. But that not happened. And farmers from Tamil Nadu, 200 people were fasting for 6 months in the roads. Never, the Prime Minister has never stand up there. He has not given even appointment to the farmers for 6 months. Then Haryana and Punjab farmers. They came here. Honorable member. No, agriculture is your totally supplementary. neglected by Modi government. Your supplementary. So, I want to know whether Swaminathan's committee report will be Honorable Minister implemented or not. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। इन्हें हमेशा इनकार किया, लेकिन you will place it on the table of the house. This record. जी, मेरे पास पूरा during course of the day. ये माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं माननीय सभापति महोदय, हम लगातार लाभकारी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। अगर 3 सालों का ही विवरण आप देखना चाहें तो माननीय सभापति महोदय, अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, धान इनके समय में जो रेट खरीदे जाते थे उसकी बात मैं आज नहीं करना चाहता, लेकिन आज 2300 रुपया कुंटल खरीदने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। इनके समय के रेट अगर मैं बताऊंगा माननीय सभापति महोदय तो कहते हुए तकलीफ होती है। किसान को कभी भी इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। पिछले दिनों सोयाबीन उत्पादक जो किसान थे, जब सोयाबीन के दाम गिर गए तब सरकार ने तत्काल फैसला किया कि पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल
जो आ रहा है 0% ड्यूटी पर आता था, उस पर 27.5% ड्यूटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि सोयाबीन के ठीक रेट किसानों को मिल सके। माननीय सभापति महोदय, प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा फॉर सप्लीमेंट्री। जी सर, शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब लेने की उम्मीद करता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके। थैंक यू सर। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी डिमांड उर्वरकों की वो कृषि मंत्रालय को भेजती है और हम फिर फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को उसके हिसाब से आग्रह करते हैं कि इतना फर्टिलाइजर आवंटित किए जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि खाद की पर्याप्त आ रहा है और हर एक राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समान है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सारा भारत एक है। और इसलिए तमिलनाडु के किसानों का भी हमने पूरी गंभीरता और शिद्दत से ध्यान रखा है। और माननीय सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को मैं फिर आश्वस्त करना चाहूँगा, जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत होगी तमिलनाडु को उतना किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्रतिपक्ष नेताजी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इधर भी देखो। आप ऐसा करो, मेरी तरफ ही देखो। नियम यही कहता है कि जवाब किधर भी दो, मेरी तरफ देखो, मेरे माध्यम से खड़गे जी के पास सीधा पहुंच जाएगा। बार बार उधर समझा रहे, उधर नहीं संविधान जी। अरे क्या नहीं, ये तंबी दुराई जी उनका झगड़ा लाके यहाँ ला रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ उनको, वो अरे डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, चुप बैठो। डाइवर्ट क्या कर रहे तुम? आप डाइवर्ट नहीं कर रहे, आप जरा सुनो। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, मैं बहुत अपने आप को शीशे में देख कर आता हूं कि आप मुझे ही देखिए। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पूरा सदन देखता है और मैं भी लगातार आपकी ओर देखता रहता हूं क्योंकि आपसे भी बड़ी अपेक्षाएं हैं देश को। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को, तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है। इसलिए जैविक खेती
और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में ये सरकार ने ना तो कोताही की है ना आगे करेगी। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, सप्लीमेंट्री नंबर 3।